जॉब की दुनिया छोड़ के कारोबार की दुनिया में कैसे कदम रखा? करने के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? तो मैं बोलूँगा स्टार्टअप। कोई 10 बार भी पूछेगा तो बोलूँगा स्टार्टअप। क्या कर रहे हो भाई? जॉब करो, अपना फ्यूचर सिक्योर करो। खुशनसीब हैं वो लोग जिनका ज़रिए माश उनका शौक होता है। कैपिटल का आपने इंतज़ाम कैसे किया? नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको नहीं लगा ये बहुत बड़ा शिफ्ट ले रहा हूँ मैं? एंटरप्रेन्योरशिप में होता ये है ना, आपके पास फंड्स बहुत लो होते हैं और डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। आजकल के जो स्टार्टअप्स हैं वो अपनी ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट में क्या लैग कर रहे हैं? जहाँ पे क्राइसिस होता है ना, मेरा ये मानना है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी होती है। कोई भी बिजनेस सोशल मीडिया प्रेजेंस के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करता लोगों की नज़र में। अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आ जाते हैं और फैमिली की तरफ से सपोर्ट होता है तो आप वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी मैनेज कर जाते हैं। क्रिएटिव मार्केट स्ट्रेटजी जो आपने अप्लाई करी हो अपने बिजनेस पे, इट वर्क फॉर यू। रिस्क लें बट अफोर्डेबल रिस्क लें। कौन से बड़े चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? जो इनोवेशन होती है ना, आपको भी टिक के बैठने देती नहीं है। वो वक्त जब मेरे ऊपर आया था तो मैंने सोचा था कि नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा। सारी दुनिया का ये फजूल है, लेकिन आपको लगता है कि काम करेगी ना, आई एम डेफिनेट कि वो काम करेगी। उस पर ईमान की हद तक यकीन होना चाहिए, तो जो रिजल्ट आना है ना वो बहुत शानदार होना है। शार्क टैंक पाकिस्तान में आपका भी रिसेंटली जाना हुआ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सेट पे मैं उनके कान खुश कर रहा हूँ, वो मेरे कान खुश कर रहे हैं। फंडिंग अभी तक रिलीज नहीं हुई है। किसी को फर्क नहीं पड़ता एनवायरनमेंट से। जब भी कोई सेटबैक होता है या फेलियर होता है तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? कुछ भी करो जिंदगी में, बस ऐसा कुछ करो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। जरूरी नहीं होता कि हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी जर्नी किसी स्पेशल प्रिविलेज के साथ स्टार्ट की हो। कुछ लोग होते हैं जो एक नॉर्मल से बैकग्राउंड से उठकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास होता है सपने देखने का हौसला, सीखने का जुनून और दुनिया को बेहतर बनाने की लगन। आज के हमारे गेस्ट भी ऐसे ही इंस्पायरिंग जर्नी के हीरो हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शेख एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द नेशकास्ट। मोहसिन करीम फाउंडर और सीईओ हैं पाक बायो एनर्जी के, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक डेजिग्नेशन से ज़्यादा है। एक कहानी है एक मिडिल क्लास लड़के की जो सिर्फ सपने नहीं देखता, उनको पूरा करने के लिए हर पॉसिबल स्टेप उठाता है। बीबीए कंप्लीट करने के बाद जब सब लोग जॉब के पीछे भाग रहे थे, मोहसिन ने डिसाइड किया कि कुछ अपना काम करते हैं, और वही अपना काम कैटल फार्मिंग से स्टार्ट होकर रिन्यूएबल एनर्जी तक जा पहुंचा। कराची से हैदराबाद का शिफ्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग और फिर एंटरप्रेन्योरशिप का सफर, ये सब सिर्फ सुनने लायक नहीं, महसूस करने वाला एक्सपीरियंस है। हर मोड़ पे उन्होंने ये प्रूव किया कि रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जब इरादे पुख्ता हों तो मंजिल जरूर मिलती है। गैस लोड शेडिंग जैसे नेशनल प्रॉब्लम को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और काउ डंग को बायोमास फ्यूल में बदल के पाकिस्तान को क्लीन एनर्जी का एक नया मॉडल दिया। इस एपिसोड में हम मोहसिन से जानेंगे कि एक सिंपल आइडिया कैसे एक बड़ी इनोवेशन बन सकता है, कैसे उनका यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट कैटलर्स एक मल्टी मिलियन रुपीस वेंचर पाक बायो एनर्जी तक जा पहुंचा, और कैसे एक एंटरप्रेन्योर के लिए सिर्फ आइडिया ही नहीं बल्कि बिलीफ सिस्टम और कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप भी तैयार हो जाएं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं करेगी बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देगी क्या मैं भी दुनिया में कुछ हटकर कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ। सो लेट्स डाइव इनटू द जर्नी ऑफ मोहसिन करीम, जहाँ पैशन मिलता है पर्पस से और बिजनेस बन जाता है इम्पैक्ट की वजह। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अच्छा, शुरुआत से शुरू करते हैं। अपने आगाज़ी दौर के बारे में बताएं, एजुकेशन का सफ़र कैसा रहा, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे कदम रखा? अदिल, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक मिडिल क्लास है, ना लोअर मिडिल ना अपर मिडिल, बस मिडिल का भी मिडिल। और एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा जस्ट रूटीन सिंध बोर्ड, और उसके बाद मैंने फिर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है बीबीए, और बिज़नेस का मतलब था अभी शौक। और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी एज़ जो हमारे यहाँ गो विद द फ्लो है कि सारे या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल, बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरा किसी इंजीनियरिंग की अच्छी फील्ड में नहीं आ पाए थे मार्क्स वगैरह ना, एनईडी और म्यूट वगैरह ट्राई किया था। तो फिर सेकंड चॉइस वाज बिज़नेस। तो फिर मैं इस तरह बाय चॉइस कह लें या बाय चांस कह लें, मैं बिज़नेस में आया। और जब मैं बिज़नेस में आया, स्टडीज़ शुरू की कॉमर्स में, तो वो बहुत इंटरेस्टेड फील हुआ और उसमें फिर आगे चलते गए और फिर ग्रेजुएशन भी हो गया। और जो लेटर ऑन जर्नी है उसमें तो फिर मैं आता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड मेरी बर्थ कराची की है और उसके बाद फिर फादर हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे। बाकी भाई मैं अकेला हूँ, बाकी छोटी बहनें हैं। इसके अलावा फैमिली के कोई स्पेसिफिक बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। सबका ही या तो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स है। बस मुझे कुछ ज़्यादा मोटिवेशंस मिली, कुछ बुक से, कुछ मेंटोर से, कुछ एनवायरनमेंट से और कुछ इकोसिस्टम जो डेवलप हुआ इन अ मीनवाइल उससे। सो दैट लेट मी एंटर इन द स्टार्टअप सिस्टम, और मैंने फिर स्टार्टअप्स वगैरह में किया भी और
अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है। ठीक ठीक। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं हुआ कि कराची से हैदराबाद शिफ्ट होने की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हो आपके लिए? इट मे बी और मे नॉट बी, बट मैं बहुत छोटा था ना उस वक्त, 3 या 4 साल एज थी। हम्म सो 3-4 साल के बच्चों को मतलब उसका कहीं भी होना कोई इतना मैटर नहीं करता है हम्म तो इसलिए मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता। बट अभी तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो हम ये 100-150 किलोमीटर के डिस्टेंस को तो कोई मैटर मेरे लिए नहीं करता, हम्म बिकॉज मेरी बाकी फैमिली अभी भी यहाँ पर भी है और हमारा बहुत फ्रिक्वेंटली जाना आना रहता है। हम्म। सो आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। अच्छा, करियर का स्टार्ट होता है, काफ़ी डाइवर्सिटी दिखती है आपके स्टार्ट के करियर के अंदर। आप स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग से, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो क्या वजह रही इसकी, या अलग अलग एरियाज एक्सप्लोर कर रहे थे, या फिर श्योर नहीं थे कौन से एरिया एज अ फील्ड आगे चुनेंगे आप? देखें, जो मेरी डिग्री थी ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो उसका कोर पार्ट है, हम्म मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म आई लाइक टू मैनेज द थिंग्स। तो मैंने पेट शोज कराए, मैंने अवेयरनेस सेशंस कराए, ट्रैफिक अवेयरनेस ड्राइव्स कराई हैं, मतलब इतने डिफरेंट काम मैंने कराए हैं जिनका शायद आपस में कोई इंटरलिंक भी नहीं है, लेकिन जो एक चीज़ उनको इंटरलिंक कर रही है ना, दैट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपकी हर जगह होती है, इवन आप किसी मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाएं, या प्रोडक्शन इंडस्ट्री में चले जाएं, या आप गवर्नमेंट में चले जाएं, या आप अपने घर में आ जाएं, तो मैनेजमेंट तो हर जगह होती है। तो इसीलिए मतलब मैंने इंटेंशनली एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री को चूज़ किया कि भाई ये तो मेरे हर जगह काम आती है, जो भी मेरा करियर होता है। सो नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन ये हो गया। बीबीए में मेरा मेजर लेने का टाइम आया था, तो उसमें मैंने मार्केटिंग को प्रेफर किया था, क्योंकि मैंने एक तो आई एम एक्सट्रोवर्ट गाय, मैं लोगों से मिलना बात करना पसंद करता हूँ, तो मार्केटिंग में तो है ही सारा ये। फाइनेंस वाले सारा दिन किताबों से बातें कर रहे होते हैं, एचआर वाले अपने सिस्टम और पोर्टल से बात कर रहे होते हैं, उनको इतना ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन का सीन नहीं होता, लेकिन मार्केटिंग में तो आपको पता है। तो मार्केटिंग इसलिए मेरा डेवलप हुआ। ग्राफिक डिज़ाइन जो मैं आपने मेरा पर्टिकुलरली पूछा, वो ये है कि बाय नेचर थोड़ा सा क्रिएटिव और इनोवेटिव इंसान हूँ। मैं अपने इवेंट्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने बिजनेसेस में हमेशा कोई न्यू क्रिएशन, न्यू इन्वेंशन के चक्कर में रहता हूँ। इन्वेंशन ना भी हो पाए तो इनोवेशन तो एटलीस्ट हो जाती है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकली एक ऐसी है एरिया जहाँ पे आपको करना ही सारा काम क्रिएटिविटी से। सो इसने मुझे इस तरफ लेके गया, और इन माय यूनिवर्सिटी टाइम इससे मैंने कुछ अर्निंग्स भी की, और उस पर भी मेरा एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप हुआ था। सो ये एक कनेक्शन बन गया आपका मार्केटिंग, एडमिन और ग्राफिक डिज़ाइन जो आपने पूछा था। अच्छा, ये जॉब की दुनिया छोड़ के कारोबार की दुनिया में कैसे कदम रखा? इसमें जो मैंने फर्स्ट जॉब की थी एक रियल एस्टेट कंपनी में एज अकाउंट्स मैनेजर कह लें, वो की थी। और इसमें जो मेरे बॉस थे अदील, फॉर्चुनेटली उनका नाम भी अदील था आपकी तरह, उनका बड़ा रोल था। उन्होंने कहा था कि जो है ना, आपको जब 1 साल हो गया है तो आपने शिफ्ट कर जाना है, वरना मैंने तेरी कुर्सी रोड से बाहर लगा देनी है, मतलब तू गार्ड के साथ बैठेगा। तो उन्होंने भी बड़ा मोटिवेट किया, यू आर अ हाई पोटेंशियल मैन, और आपको 1 साल हो गया है। और मेरा खुद का भी कुछ था टारगेट ना, कि 1 साल से ज़्यादा मैंने नहीं करना, मैंने फिर कंपनी चेंज करनी है। सो जब उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट भी किया, और फिर इस तरह के सर्कमस्टेंसेस डेवलप हुए, तो फिर हमने जॉब को खैराबाद कहा, और हमने कहा अब चलो फुल टाइम बिजनेस करते हैं। बट द गुड थिंग वॉज दैट कि मैंने जो ड्यूरिंग 1 साल था जॉब वाला, उसके ही 6 महीने, मतलब शुरू के 6 महीने तो ठीक है, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो लास्ट के 6 महीने थे उसमें मैंने परचेजिंग और साइट सिलेक्शन शुरू कर दी थी अपने पहले कैटलेट्स की। और मैंने फ्रॉम जॉब उसी टाइम से मतलब मैंने स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि आपको पता है जो गल्ला होता है ना, हम्म जिसमें आपने सिर्फ पैसे डाले जाने, तो वो तो मुझे पता था। तो मैंने इसलिए एक परफेक्ट फिट बनाया था। मैंने कहा चलो, जब तक यहाँ से जॉब से पैसे आ रहे हैं और जब तक स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होगा, तो मैं इसको इस तरह मैनेज कर लूँगा। वो जब तक हो सका मैंने किया, बट आफ्टर दैट फिर फुल टाइम इस पर मैं शिफ्ट हो गया। अच्छा, अगर कारोबार की दुनिया में कदम रख ही रहे थे तो कैटलर्स ही क्यों, कोई और बिजनेस क्यों नहीं एक्सप्लोर किया? एक पाकिस्तान के बहुत अच्छे मेंटोर हैं, वो डिजी स्किल से भी आते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कराते हैं, हशाम सरवर। जो तो फ्रीलांसिंग का कोर्स जी जी कराते जी, हैं। एग्जैक्टली सही सही एग्जैक्टली। तो वो मैंने उनका भी कोर्स किया था ना, ग्राफिक सही डिज़ाइन में और सही। फ्रीलांस में। तो वो बार बार कहते थे कि खुशनसीब हैं वो लोग जिनका ज़रिया माश उनका शौक़ होता है। तो ये बड़ी गहरी बात है कि जिनका ज़रिया माश उनका शौक़ होता है। तो मैंने कहा यार, ये अगर मेरी हॉबी मेरा सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है, तो उससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो मैं जितना करूँगा उतना मैं खुश हूँगा, और जितना मैं खुश होकर काम करूँगा उतना ज़्यादा पैसे आएंगे। मुझे कॉन्सेप्ट है ना, लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव, तो वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा था कैटलेट्स के ऊपर। मुझे कैटल्स बहुत पसंद थे शुरू से, फिर मैंने कहा चलो इसी पे ट्राई करते हैं। और उस वक्त जो देयर देन प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनकी भी एक स्कीम आ गई थी पंजाब में, जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ज़्यादा मतलब प्रोविंशियल भी थी। तो वो लोग जो है ना, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि आप कैटल्स करें, चिकन्स करें। तो मैंने कहा भाई ये बंदा भी कह रहा है, एंड आई फॉलो हिम। और फिर मैंने बिल गेट्स को भी देखा हुआ था कि वो अफ्रीका में जो होता है ना, वो मुर्गियाँ डोनेट करता है, पैसे नहीं देता, ताकि लोग अर्निंग करें और उससे फिर अपना वो करें, भिखारी नहीं बने। तो मैंने कहा भाई ये इस पे करते हैं, और हमने घर से शुरू किया, और देन इट गोज़ अप एंड अप।
और अल्हम्दुलिल्लाह फिर काफ़ी एक्सपेंड हो गया था बाद में। माशाल्लाह से कैटलर्स को सक्सेसफुल बनाने के बाद पाक बायो एनर्जी में आने का क्या सोचा? कैटलर्स का जो मॉडल मैंने डेवलप किया था ना, दैट वाज अ जीरो वेस्ट मॉडल, जो उसकी ब्यूटी थी। तो वो एक्चुअली प्रॉपर्ली उसमें नहीं हो पा रही थी। सारा सिस्टम चल रहा था, मतलब सेल्स हो रही थी और परचेजिंग भी हो रही थी, ऑपरेशन भी चल रहे थे। लेकिन जो उनका डंग वाला फैक्टर था ना, जो गाय का वेस्ट था, वो वेस्ट ही जा रहा था। हम उसका कुछ कर नहीं पा रहे थे। और उसका जो सबसे ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट है वो था फर्टिलाइज़र। तो वो तो सारे ही लोग कर रहे हैं। वो इतना अबंडेंट है कि फर्टिलाइज़र में उसकी ज़रूरत नहीं होती। अगेन वो फिर वो ज़ाया हो रहा होता है। उसके बाद जो मैंने देखा कि इसको हम फ्यूल में क्या कर सकते हैं। आपको पता है ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ज़रूरत ईजाद की मैं उस वक्त ही जो है ना 21-22 में गैस लोड शेडिंग शुरू हो गई थी पाकिस्तान में। तो बायोगैस बड़ी कॉमन सी चीज़ है, तो लोगों को पता होती है। हमने कहा बायोगैस सारे ही कर रहे हैं, और बायोगैस के अपने बहुत सारे हेडेक्स हैं। वो बहुत मुश्किल मतलब एक चीज़ है ना, तो उसको मतलब वो काफ़ी जगह वेबल भी नहीं है। हमने कहा चलो बायोगैस को छोड़ के हम बायोमास करते हैं। बायोमास इज़ समथिंग अ न्यू थिंग, जो कि इंटरनेशनली अडॉप्ट हो रही थी यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में। इसके अलावा इंडिया ने इसमें काफ़ी लीड की थी। तो हमने कहा चलें इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आई डोंट नो कोई लोग कर भी रहते नहीं कर रहे थे, या अगर कर भी रहते तो वो कोई मेन स्ट्रीम पे नहीं थे। तो फिर हमने कहा कि हम चलो बायोमास स्टार्ट करते हैं, और जो काउ डंग था उसके सॉलिड को हम यूज़ कर रहे थे एज अ आर्टिफिशियल फ्यूल, एंड इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी की तो आपको पता है वैसे डिमांड बहुत बढ़नी है। फिर जब से SDGs 2030 का एजेंडा है, क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी, तो सारी गवर्नमेंट्स और सबका यही है कि हमें फॉसिल फ्यूल से कन्वर्ट होकर रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है। तो हमने कहा भाई रिन्यूएबल एनर्जी का जो बेसिक सोर्स है वो तो हमें फ्री में मिल रहा है, सो लेट्स ट्राई इट। तो उसमें फिर हमने क्या किया था कि मैंने 1 लाख रुपए का बजट सेट किया था कि हम 1 लाख रुपए से एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वो 1 लाख रुपए को भी मैंने 3 दोस्तों में स्प्लिट कर दिया था, 33.33 ईच। अफोर्डेबल लॉस, मैं हर जगह ये बात करता हूँ कि जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो रिस्क लें, बट अफोर्डेबल रिस्क लें, क्योंकि स्पेशली टीनेज में और इवन इन 20s जो मेरी एज है, यही लग रहा होता है कि आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, बट अक्सर हम नहीं भी होते। ऑल दो हम बहुत रिसर्च करके आते हैं, तो मैंने भी यार हो सकता है हम फेल हो जाए। तो अगर हम फेल भी होते तो हम अफोर्डेबल लॉस है 33,000 ईच बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ ना कुछ स्क्रैप भी बिकेगा तो वो कवर हो जाएगा। तो आइडियली वो आइडियल कंडीशन नेवर एग्जिस्ट, तो वो 1 लाख में तो नहीं होता, बट अराउंड 130 में हो गया था वो पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें हमने MVP एक टर्म होती है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, वो हमने डेवलप कर ली, उसको मार्केट टेस्टिंग करा लिया, और उसका कस्टमर से रिव्यू भी मिल गया। उसमें जो एक खामी थी, एक डिफेक्ट था, वो भी सामने आ गया। मतलब वो हीट एनर्जी कंटेंट तो पूरा कर रहा था, और वो लेकिन ऐश बहुत क्रिएट कर रहा था। तो हमने कहा भाई एनर्जी वाला मसला हल हो गया, बैश वाला है, उसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने फिर कैटलर्स से आगे बढ़ के प्रॉपर एक स्टार्टअप किया, पाक बायो एनर्जी। और जब हमारे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, तो फिर मैंने वो जो 1 लाख रुपए का था उसको हम 10 मिलियन के ऊपर ले गए, 100 टाइम्स। हमने कहा ठीक है, अब हमने देख ली मार्केट बहुत बड़ी है, और ऐश का मसला रिजॉल्व करना है, उसके बाद तो कस्टमर्स की कोई हमें परेशानी की बात नहीं है। सो वो हमने ऐश को रिजॉल्व करने के लिए फिर हमने सिर्फ इसका जो रॉ मटेरियल सोर्स था वो चेंज कर दिया। वी शिफ्टेड टू एग्री वेस्ट और वुडन वेस्ट, हमारा टिम्बर मार्केट, फर्नीचर मार्केट्स। फिर हमने पाक बायो एनर्जी में प्रॉपर एक परचेजिंग शुरू की, प्रॉपर सोर्सिंग की, और फिर हमने काव डंग को खैराबाद कह दिया। अब जब काव डंग को खैराबाद कहा तो फिर कैटलर्स की कहानी उधर स्टॉप हो गई। फिर हम एक न्यू स्टार्टअप पाक बायो एनर्जी में आ गए, और इसके पीछे साइंस जो थी, पाक वैसे हम कहते हैं सेफ़ और क्लीन को, और पाकिस्तान हमारा वर्ल्ड मतलब एक कंट्री भी है, तो ये दोनों ही को मतलब करता है। और मेरा विजन भी है कि इंशाल्लाह कंपनी इतनी बड़ी हो कि एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे दुनिया में। सो दिस वॉज अ शॉर्ट जर्नी कि स्टार्ट किस तरह हुआ था पाक बायो एनर्जी। अच्छा, हमारी ऑडियंस के लिए आप ये बताएंगे कि कैटलर्स का बेसिक बिजनेस मॉडल क्या था, और फिर पाक बायो एनर्जी का बेसिक बिजनेस मॉडल क्या था? जी, कैटलर्स का तो हमारा बिजनेस मॉडल ये था कि हम लोग स्टार्टिंग में रहे थे कि हम जो डोमेस्टिक वेस्ट है, किचन वेस्ट, और हमारा इसके अलावा जो चाय की पत्ती वगैरह होती है वो सारा किचन वेस्ट की पार्ट है, फ्रूट्स वेजिटेबल, इसको हम ज़ाया ना करें, इसको हम किसी को फीड कर दें। तो किसी में जो है ना वो चिकन बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी, तो हमने घर में वैसे ही चिकन थी, हमने उनको देना शुरू कर दिया था। तो वो एक तरीके से फ्री में उनका गुजारा हो रहा था, और जो उनसे अंडे आ रहे थे वो एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग हो रही थी। हमने कहा चलो पैसे नहीं आ रहे, बट अगर ये बड़ा स्केल पे हो और पूरे एक मॉडल बने के पूरे सोसाइटी का है, पूरे प्लाजा का वेस्ट कलेक्ट करके इनको दे दिया जाए, तो ये फ्री में हमारे लिए काम करेंगे, हमें अंडे प्रोड्यूस करके देंगे, जिससे एक रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। सो वो मॉडल था, मैंने घर से स्टार्ट किया था। हमने एग सेल तो नहीं किए, ना हमने चिकन सेल की, लेकिन हमने वो इतना बड़ा कर लिया था कि घर की और वो ऊपर नीचे वालों की सारों की जो ज़रूरत थी वो पूरी हो रही थी, मतलब एक एडिशनल इनकम जनरेट हो रही थी। फिर हम उसमें कोविड आ गया, तो कोविड के साथ जो है ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई ऑनलाइन सेल्स की, क्योंकि जो मार्केट्स थी, मंडियाँ थी, वो लगनी नहीं थी, गवर्नमेंट की तरफ से बैन था या बहुत ज़्यादा SOPs थी। फिर हमने किया कि अब हम डिजिटल मीडिया का कुछ फ़ायदा लेते हैं,
और हमने उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग की फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे। और फिर अपने हमारे जो भी पूरी कैटलॉग थी वो शेयर की लोगों के साथ एंड इट वर्क और ऑनलाइन हमारी सेल्स हुई। तो हमने इस तरह 2 साल जो है ना वो ऑनलाइन सेल्स किया और हमारा एग्स की सेल, राइट? नहीं नहीं गोट्स की और काउस की। और हमने इसमें ज़्यादा टारगेट किया कुर्बानी सीज़न को। हमने इवन मतलब वो जो मार्केट होती है ना जो सदका करते हैं या वो किसी को मतलब चैरिटी के लिए देना चाहें, वो भी हमने ऑप्शन दिया था। उसमें हमने कोई चॉइस करने का ऑप्शन दिया हुआ था, डिलीवरी दी हुई थी, इस तरह की सर्विस दी हुई थी जो कि नॉर्मल मार्केट में नहीं मिल रही थी लोगों को। और हमारा जो मेन टारगेट था वो ईद का सीज़न था, क्योंकि ईद में जो है ना वो जो पब्लिक होती है नॉर्मली वो इन्वॉल्व होती है एंड दे कैन परचेज एट गुड प्राइस। क्योंकि हम लोग नए थे, हमारी वो एक्सपर्टीज थी, हम लोग व्यापारी से इस तरह तो डील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो जो एक ऑडियंस थी बड़ी सोफिस्टिकेटेड वाली, जिनको घर बैठे मिल जाए तो वो बड़े खुश होते, तो हमने उनको एक सर्विस दी और उसने वर्क किया। तो जहाँ पे क्राइसिस होता है ना, मेरा ये मानना है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो वो जो कोविड क्राइसिस आया तो वहाँ पे हमने उस अपॉर्चुनिटी से एक फ़ायदा उठाया। ये तो था कैटलिस्ट का मॉडल। अच्छा, जस्ट फॉर माय क्लैरिफिकेशन, बेसिकली कैटलर्स में आप क्या कर रहे थे कि लाइव स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे। आप लाइव स्टॉक खरीदते होंगे और फिर सोफिस्टिकेटेड, जिनको सोफिस्टिकेटेड कह रहे हैं, मतलब जो डोर स्टेप पे डिलीवरी चाहते हैं लाइव स्टॉक की, उनको आप डिलीवर कर रहे उनकी हम अपकीपिंग भी कर रहे थे हम, और उसमें हम जो जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट था या हमें जो भी वेस्ट आइटम्स मिल रहे थे हम उनको फीड कर रहे थे और उनका वेट भी बढ़ा रहे थे। हम लोग मतलब हल्के वेट का जानवर सस्ते में खरीदे थे, उसको 1 2 3 महीने अपने पास रख कर उसका वेट बढ़ा के उसको थोड़ा और अच्छा साफ सुथरा करके फिर उसको अच्छे प्राइस पर सेल कर रहे थे। सो बेसिकली दैट वाज द मॉडल ऑफ कैटलियर्स। और जो फिर पाक बायो एनर्जी है, दैट्स अ क्लीन टेक कंपनी, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। इट्स अ गेम चेंजर इन माई लाइफ, और जितनी ज़्यादा इसको इंकरेजमेंट और रिकॉग्निशन मिली है तो वो तो ट्रिमेंडस है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका मॉडल क्या है कि हम लोग एग्री वेस्ट, टिम्बर वेस्ट, फर्नीचर वेस्ट, मतलब वुडन रिलेटेड जितना भी वेस्ट है और हमारी क्रॉप्स रिलेटेड वेस्ट जो है हम उसको गैदर करते हैं। उसका पूरा सप्लाई चेन है एक पूरा, और वो फिर आता है हमारे फैक्ट्री में और फिर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कुछ मैन्युफैक्चर हम खुद से भी करते हैं, कुछ हम आउटसोर्स भी की हुई हम लोगों ने। और जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो देन वी डिलीवर टू द कस्टमर्स। अच्छा, एक बात मिस हो गई थी कि हमने जो इसमें भी जो पाक बायो एनर्जी है, हमने इस बायो एनर्जी में ना स्पेसिफिकली टारगेट किया हीट एनर्जी सेक्टर को। क्योंकि रिन्यूएबल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं, बैटरीज हैं, यूपीएस हैं, सोलर्स हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी विंड भी है, एडवांस सिस्टम्स आ गए हैं। लेकिन हीट एनर्जी पे कोई भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था, और आई थिंक अब तक भी इतना ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा। तो इसलिए हमने इस बायो एनर्जी को कन्वर्ट किया टूवर्ड्स हीट एनर्जी, और हमने वो लोगों को टारगेट किया जो इस वक्त नेचुरल गैस, एलपीजी, कोल या फिर ओपन वुड्स यूज़ कर रहे हैं। हम उनके पास करते क्या एक्चुअली कि वो भी घर कह लें, हम वैसे घरों को फोकस ज़्यादा नहीं करते, उसके लिए हमारे कुछ फ्रेंचाइजीज हैं उनको हम दे देते हैं कि वो लोग डोमेस्टिक मार्केट को कैटर कर लें। हम लोग मिनिमम एक कमर्शियल, एक बेकरी यूनिट, एक रेस्टोरेंट, एक स्मॉल इंडस्ट्री या फिर एक बिग इंडस्ट्री, हम लोग डायरेक्टली उनको कैटर करते हैं। तो उसके लिए करना क्या होता है, जस्ट लाइक आपकी एक बेकरी है या आपकी एक फैक्ट्री है, तो आपको एक वन टाइम कैपिटल एक्सपेंस करना है। जिस तरह कि आपकी कार में आपने एक सीएनजी किट लगवानी है फर्स्ट टाइम, और उसके बाद लाइफ टाइम आप सीएनजी मुझसे ले सकते हैं, जिससे आपका ये जो लो प्रेशर का इशू है गैस में, या एक हाई बिल्स हैं, और एलपीजी के साथ एक मसाइल हैं लास्ट वाले, और कोल के साथ जो मसाइल हैं कार्बन एमिशंस वाले, ये सारे मसलों का हल हमारे प्रोडक्ट में मौजूद है। आपको वन टाइम इसको इंटीग्रेट करना होता है, और जिसके बाद आपको एक कंसिस्टेंट, रिलायबल और इकोनॉमिकल फ्यूल सप्लाई शुरू हो जाती है थ्रू आवर कंपनी। और इसमें आपको गारंटीड अप टू 40 और इवन 50% तक की सेविंग भी आती है आपके एनर्जी बिल में। हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिनका मतलब 4-5 मिलियन का बिल था, या जिनका 2 मिलियन का बिल था मंथली। अब जब उससे वो हमारे पास शिफ्ट हुए तो वो 2 से 1 मिलियन के ऊपर आ गए, या 12 लाख रुपए के ऊपर आ गए। तो मतलब 40 to 50% लोगों को मार्जिन भी मिल रहा है। फिर एक कंसिस्टेंट सप्लाई है। आपको पता है कि आपको एक हफ्ते की जो कंजप्शन है वो आपके गोदाम में पड़ी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेशर डाउन हो जाएगा, या पीछे से लोड शेडिंग हो जाएगी, या इवन ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये हमने एक लोगों को एक फैसिलिटेट किया। इसके अलावा कुछ मार्केट्स ऐसी भी हैं जो लोग ओपन फॉर्म में, वो लोग बायोमास पे शिफ्ट हुए थे, बट ओपन फॉर्म में वो लोग हस्क को यूज़ कर रहे थे। राइस हस्क होता है हमारा, वुड्स होते हैं, पोल्ट्री वेस्ट होते हैं। अब ओपन फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिस्क है। एक तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत जगह लेता है। फिर उसमें रिस्क होता है, जस्ट लाइक कोई राइस हस्क है हमारे सीमेंट सेक्टर यूज़ करता है, बट वो डेंजरस इतना है कि किसी ने एक ऐसे तिल्ली हुई मतलब माचिस की उसमें दिखा दी तो वो पूरा ख़त्म हो जाना, आपकी पूरी फैक्ट्री ख़त्म हो जानी। तो जो प्रोसेस्ड बायोमास का फ्यूल था उसको इंटरनेशनली भी इसीलिए इनकरेज किया जाता है क्योंकि एक तो उसका वॉल्यूम बहुत डिक्रीज्ड है। आप बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा यूनिट या बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सिक्योर कर सकते हैं।
प्लस इट्स रिस्क फ्री, और इसका मल्टीप्लाइड इफेक्ट है, इसकी एमिशंस नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। इसका ऐश कंटेंट भी बहुत कम है, अप टू 2 या 3% सिर्फ। इसके अलावा मॉइस्चर कंटेंट इसमें कुछ नहीं होता। इसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी होती है। बेसिकली बायोमास में भी ना 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है अनप्रोसेस्ड बायोमास, एक होता है प्रोसेस्ड बायोमास। सो हमारा जो मेनली फोकस्ड है वो प्रोसेस्ड बायोमास है, जिसके लिए हम लोग प्रोडक्शन करते हैं बायोमास पैलेट्स की और ब्रिकेट्स की। सो दिस इज़ अवर कोर एक्टिविटी। साइड लाइन्स में हम लोग ओपन भी सप्लाई करते हैं, जस्ट टू शिफ्ट के जो लोग चलें कोल पर हैं वो बेहतर है कि कोयले से शिफ्ट होकर वो 10, 20 या 50% तक एटलीस्ट बायोमास पर शिफ्ट हों। ये पहला स्टेप है, और जब वो पहले स्टेप पर शिफ्ट हो जाएंगे उनको कुछ फ़ायदा नज़र आएगा, फिर वो प्रोबेबली वो प्रोसेस बायोमास पर भी शिफ्ट होंगे, क्योंकि प्रोसेस का थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है, अनप्रोसेस की कॉस्ट कम है। तो लेकिन जब 25 में जो करंट ईयर चल रहा है, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज स्ट्रिक्ट होंगी और 30 पे तो बैन लग जाना है कोल के ऊपर, तो उस वक्त फिर इन सारे लोगों को प्रोसेस बायोमास के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हम लोग उन लोगों को भी अभी से मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा एस्टीम्ड मल्टीनेशनल कंपनीज़ और बहुत बड़े सेक्टर्स पाकिस्तान के डोमिनेटिंग नेम्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, एंड वी आर मेकिंग सेल्स टू देम। अच्छा, ये कैटलर्स का जो बिज़नेस था ये तो बहुत कैपिटल ओरिएंटेड मालूम होता है, तो कैपिटल का आपने इंतज़ाम कैसे किया? कैटलिस्ट को मैंने बूटस्ट्रैप किया था, वो उसमें ही मेरे साथ 2 फ्रेंड्स और थे, वो यूनिवर्सिटी मेट्स ही थे। और कैटलिस्ट बेसिकली मेरा FYP था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी था यूनिवर्सिटी में, और उसी को हमने रियलिटी में कन्वर्ट किया था कि इसको एक रियल बिजनेस करते हैं, और दैट वाज वंडरफुल। तो बूटस्ट्रैप था सारा। इसके अलावा मैं चूंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम से अटैच हो गया था, तो मुझे कुछ मिनिमम साइज ऑफ ग्रांट्स और कैश प्राइजेस मिले थे, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया कि भाई ये तो बड़ा मज़े का सीन है, सिर्फ आइडिया देने के पैसे मिल जाते हैं। तो मैंने ये वाला आर्ट थोड़ा सा कैच कर लिया था इन यूनिवर्सिटी टाइम, कि द आर्ट ऑफ पिचिंग, कि बिजनेस आइडिया कंपटीशन में किस तरह पिच करते हैं, किस तरह ग्रांट अप्लाई करते हैं, किस तरह फंडिंग लेते हैं। सो ये भी वन सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन थी मेरे लिए, क्योंकि इसमें एक तो आपको रिकॉग्निशन मिलती है, आप कोई भी चीज़ विन करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक पहचान है आपकी ना, और दूसरा फिर उसमें एक कैश प्राइज भी अटैच होता है और कोई अवार्ड या कोई सोविनियर, तो वो सारा भी मेरे पे एक मोटिवेशन थी। सो इन अ मीन वाइल जो भी मेरा जर्नी चलता रहा है अब तक 3-4 साल का बिजनेस में, जिसमें कैटलिस्ट भी और पार्क बाय एनर्जी भी है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मल्टीपल अवार्ड्स, कैश प्राइजेस, ग्रांट्स और फंडिंग कमिटमेंट्स अवेलेबल मतलब हैं, और इसमें ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल भी काफ़ी सारी हैं जो वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। क्योंकि कैटलर्स है वो सुनने के अंदर काफ़ी कैपिटल ओरिएंटेड बिजनेस लगता है, इसके अंदर पैसा चाहिए, क्योंकि इवन आप जानवर अगर मार्केट से उठाएंगे भी, उनको बड़ा भी करेंगे, उनको बेहतर फीड भी देंगे, बट स्टिल जानवर उठाएंगे तो ना कहीं से पैसे तो लगेंगे। इसलिए आई एम रियली क्यूरियस कि आपने पैसे कहाँ से किए। अगर आप कह रहे हैं कि जो बेसिक सोर्स थी वो ग्रांट्स थी, जो गिफ्ट्स थे जो आपने क्या नाम है विन किए थे? नहीं, वो दैट वाज हार्डली 20% ऑफ ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बाकी सारा घर से था, बूटस्ट्रैप था। सही। और हमने फिर फादर को मोटिवेट किया, क्योंकि जो पहला हो तो हमारा जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है वो फैमिली होती है, सही। फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो बिजनेस में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें बूटस्ट्रैप का पहला स्टेप होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली, और उसका आखिरी स्टेप होता है फिर शायद एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह, वो सारे बाद में आते हैं। हाँ, ये दैट्स गुड कि आगे फैमिली भी आपको उसमें सपोर्ट कर रही थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाता है ना। सही और सही। स्टिल वो लोग अभी भी कर रहे हैं, मतलब क्योंकि स्टार्टअप का आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई भी होता है और बहुत ज़्यादा लो भी होता है, कोई सिक्योर इनकम नहीं होती है, मतलब वो क्रेस्ट और ट्रफ चल रहे होते हैं। वो फैमिली सपोर्ट मैं ये समझता हूँ कि किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत मैटर करती है, मतलब इवन पैसों से भी ज़्यादा मैटर करती है। आई थिंक अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आ जाते हैं और फैमिली की तरफ से सपोर्ट होता है, तो आप वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी मैनेज कर जाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो और वो वाला सपोर्ट ना हो, मॉरल, सो आई थिंक दैट इज़ मोर डेंजरस इन माय पर्सपेक्टिव। सही, ठीक। अच्छा, आपने तज़किरा किया कि बड़ी फैक्ट्रीज़ यूजुअली आपकी जो बायो प्रोडक्ट है उसे यूज़ कर रही है, ठीक है? तो इसका यूज़ कहाँ होता है? बॉयलर्स में होता है, क्योंकि हीट एनर्जी तो यूजुअली बॉयलर्स को हीट अप करने में आई गेस यूज़ होती है। जी बिल्कुल, बॉयलर्स में होता है, इसके अलावा बर्नर्स होते हैं, या इसके अलावा जिस किस्म की भी हीट एप्लीकेशन होती है फॉर कुकिंग, फॉर फ्राइंग, या कोई डाइंग यूनिट है, उसमें हमारा जो सिस्टम है वो इंटीग्रेट हो सकता है बहुत इजीली। मतलब इसके पीछे इसका एक सोफिस्टिकेटेड एक बर्नर डिज़ाइन होता है। वो बर्नर एक्चुअली करता है क्या है, वो एक एयर फ्यूल का मिक्सचर क्रिएट करके आपको वही हीट और वही फ्लेम दे रहा होता है जो आपको किसी भी नॉर्मल अदर फ्यूल से मिल रहा होता है। सो जहाँ भी हीटिंग एप्लीकेशन है तो वहाँ पर ये हमारा बहुत इजीली अप्लाई हो सकता है। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़ा है, हमारा फूड प्रोसेसिंग है, इवन ऑटोमोटिव है, और होम केयर इंडस्ट्रीज़ हैं, और मतलब इसके अलावा आपकी बेकरीज़ हैं, आपके रेस्टोरेंट्स हैं। हीट एनर्जी तो आई थिंक हर जगह में रिक्वायर्ड होती है जहाँ भी कोई प्रोसेस रन कर रहा होता है। सो एज पर सिस्टम वी कैन इंटीग्रेट ना, जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है,
अच्छा, CO2 एमिशन का हमने तज़किरा किया, जैसे दुनिया उसको लेके बड़ी सेंसिटिव होती जा रही है वक्त के साथ साथ, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एवरीवन इज़ कंसर्न अबाउट इट। यही वजह है कि इसके बैटरी बेस्ड कार्स जो हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, उनका बूम आ रहा है। तो आपने कहा CO2 एमिशन कंट्रोल हो जाती है इससे, जब आप उसको बर्न कर रहे हैं तो उसमें कोई CO2 प्रोड्यूस नहीं होती? नहीं, इसमें जो हैज़ार्डस गैसेस का एमिशन है ना, वो लेस देन 1% है। मतलब वो 0 पॉइंट समथिंग है जो लैब कहता है, और 0 पॉइंट वाली चीज़ किसी कंसीडर में की नहीं जाती। इन कंट्रास्ट जो अदर हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, आपका पेट्रोल है, डीज़ल है, कोल है, इनमें बहुत ज़्यादा हाई एमिशंस हैं। सो कंपैरेटिवली इट्स मच 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 बेटर, मच लोअर कॉस्ट, और इट्स अ पार्ट ऑफ मतलब ग्रीन एनर्जी। इसको पूरी दुनिया में इंटरनेशनली क्लीन और ग्रीन के तौर पे जाना जाता है। इसकी मतलब वजह यही है कि एक तो इसमें जो एमिशन हो रहा है दैट इज़ नेग्लिजिबल, प्लस इसका जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है दैट इज़ कार्बन न्यूट्रल। देखिए, कोल एक्सट्रैक्शन या कोई भी फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन में आप लोग क्या कर रहे हैं कि वो कार्बन जो ज़मीन में दफन हुआ है अंदर, आप उसको निकाल रहे हैं, उसको बर्न करके एयर में ऐड कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वो वेस्ट जो ज़मीन के ऊपर ही है, वो तो ज़मीन से बाहर आ गया, उसी को हम यूटिलाइज़ करके उसी को बर्न कर रहे हैं। मतलब इसकी अगर आप, आई डोंट नो आपका कोई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं होगा, लेकिन इसकी जो पूरी साइकिल है ना दैट इज़ कार्बन न्यूट्रल, और यही मतलब एक मॉडल की ब्यूटी है। और ये एक परफेक्ट सर्कुलर इकोनॉमी है कि हम एक वेस्ट को यूटिलाइज़ कर रहे हैं एक यूजेबल प्रोडक्ट में, और यूजेबल भी इतना यूजेबल कि उससे आगे फिर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। मतलब एक प्रॉपर वेस्ट को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बताया इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता, तो ये बर्नेबल नहीं होती, आसानी से आग नहीं लगती क्या इसके अंदर? नहीं, नॉर्मल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें आसानी से नहीं लगती, बहुत मुश्किल से लगती है। और जो उसका कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, जो उसका बर्नर है, वहाँ पर बहुत इजीली लग जाती है। जब आप इसको इंटेंशनली बर्नर में पुट करके इग्नाइट करेंगे तो बहुत सहूलत है, और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब जानबूझ के कुछ तरह डिज़ाइन किया गया है टू मिनिमाइज द रिस्क फैक्टर। सही सही। वैसे लेट्स से अगर कोई पेट्रोल यूज़ कर रहा है या कोई और चीज़ यूज़ कर रहा है, वो तो फ़ौरन की आग पकड़ लेती है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली, इसके अंदर बहुत सेफ्टी फैक्टर बेहतर है। अच्छा, इसको अगर लेट्स से इस पे ये आग पे गिर जाता है, या हम जैसे माचिस का तस्करा किया था कि माचिस नथिंग, से वो कुछ भी माचिस नहीं अपनी होगा। वो ख़त्म हो जाएगी। वो इवन आप कोई कपड़ा कहते हैं, वो कपड़ा पूरा ख़त्म हो हम्म। जाएगा। इट वुड वोंट बी इग्नाइट। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, जब तक इसको प्रॉपर एक एयर फ्लो नहीं मिलेगा और ये उस मॉड्यूल में नहीं जाएगी तो ये इग्निशन नहीं करती ना। ठीक है, ये तो बहुत सुनने में सही मालूम हो रहा है। अच्छा, आपका जो बैकग्राउंड रहा मार्केटिंग का और फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसने आपको एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे हेल्प आउट किया? बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। एक तो मोहताजी वाला फैक्टर होता है ना, वो कम हो गया। अब मुझे किसी की वो मिन्नत नहीं करनी थी कि मेरी पोस्ट डिज़ाइन कर दो, मेरा कवर डिज़ाइन कर दो, और ये सेल ऑफर आ रही है, ये डिज़ाइन कर दो। अब मैं खुद ही जाके सब कुछ कर सकता था। मुझे इलस्ट्रेटर पे और फोटोशॉप पे कमांड थी, मतलब जितनी कमांड थी कि मेरा काम बहुत अच्छे से हो रहा था। तो एक तो मेरा वो किसी की मोहताजी वाला काम कम हुआ, प्लस खर्चा बचा। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में होता ही है ना, आपके पास फंड्स बहुत लो होते हैं और डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। और इकोनॉमिक्स भी हमारी ये होती है कि इकोनॉमिक का मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि कम फंड्स में ज़्यादा डिमांड्स को पूरा करना। तो वो इकोनॉमिकली बहुत फिट बैठ रहा था कि हमें मार्केटिंग में और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। और हर बिजनेस में ये दोनों बहुत कोर कंपोनेंट थे जिनको फुलफिल करना था, और ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ सफिशिएंट था। तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो सकता है कि मतलब अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो आज हम उस जगह पे ना होते जो कि है। अच्छा, कैटलिस्ट जो आपका पहला स्टार्टअप था, उसके अंदर कौन से बड़े चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो तो था मॉरल। जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो अर्बन लोग हैं, वो इसको पसंद नहीं करते। तो वो बड़ा मज़े का था कि उसमें बहुत मज़े के टॉन्ट सुनने को मिलते थे, और घर वाले भी कभी कभार सोचते थे कि क्या मंडिया हमने काम शुरू कर दिया। कि क्या हमने इसको इसलिए पढ़ाया था। और जो मतलब उस वक्त के इन लॉज थे वो भी बड़े उस पे वो थे। और इवन वो एक मेरा बहुत ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कमिटमेंट था। उस वक्त के इन-लॉज़ खैरियत? हाँ, वो फिर वो इसी कैटलिस्ट की वजह से वो नहीं रहा था। उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। उनको शायद कोई स्टेटस का वो मिसमैच लगा कि भाई हम जो जहाँ पे हमने कमिटमेंट दे दिया इतना बड़ा लाइफ टाइम के लिए, तो वो ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी हो गई। हाँ, अभी बहुत बड़ी कुर्बानी हो गई। लेकिन जो होता है खैर अच्छे के लिए होता है। हुँ, और मतलब हम ये बिलीव करते हैं इंशाल्लाह। हुँ। तो वो एक बस आपने बात की तो मैंने कर दिया, वरना करने वाली बात भी नहीं होती। सही तो से। सबसे बड़ा चैलेंज ये था। लेकिन मैं वैसे पर्सनली बड़ा कूल सा बंदा हूँ, तो मुझे इन सारी चीज़ों को मैटर नहीं करता। जब हमने कोई चीज़ डिसीजन ले लिया, वो करना है, तो हमने उसको एंड तक ले जाना होता है। तो लेकिन फिर भी समहाउ कोई चीज़ आपको बार बार कही जाए ना, मतलब झूठ भी अगर 10 बार मैं आपको बोलूँ तो आपको सच लगना शुरू हो गया, शायद कोई बात है सारे ही कह रहे हैं। तो एक थोड़ा सा ये था। और दूसरा एक रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लाइफ स्टॉक का बिजनेस है ना, तो वो मतलब आपका बिजनेस कैपिटल है 3 मिलियन, जिसमें आपके पास 10 जानवर हैं। एक जानवर है 3 लाख रुपए का, और रात को 12 बजे कॉल आती है कि यार वो तो लेट गया है, बस या तो वो छुरी तैयार रखो और या फिर सुबह वो कचरे में फेंकना है।
मतलब इतनी भी कंडीशन हो जाती है ना, तो ये है। और ये 24/7 जॉब है, मतलब इसमें आपको होना है और नज़र रखनी है, और मतलब खुदा ना खास्ता आपके घर में अगर कोई डेड बॉडी भी है ना, तो आपने वो देखना है। तो जो कमोडिटीज़ का बिजनेस है ना, उसमें एक ये रिलैक्सेशन होता है कि आपको, चलो आप जब चाहो उसको फ़िलहाल बंद कर सकते हो, ताला लगा सकते हो कि चलो खैर है, कस्टमर डिस्टर्ब होगा, लेकिन आपका कोई स्टॉक में कोई कैपिटल लॉस नहीं है। लेकिन इस वाले में कैपिटल लॉस है, ज़रा भी आपने कोई तवज्जो लूज़ की और कोई कैजुअलिटी हो सकती है या इस तरह का कुछ। तो मतलब एक ये प्रॉब्लम था, अटेंशन बहुत ज़्यादा मांग रहा था बिज़नेस, और वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब हुआ हुआ था। मतलब अगर हम चलो नॉर्मल जॉब में आप 8 घंटे देते हैं, एंटरप्रेन्योर 16 घंटे देता है, लेकिन यहाँ पे आपको 20-20 घंटे तक देने पड़ रहे थे। तो वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा-सा प्रॉब्लम था, बाकी इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ का एक और बहुत बड़ा इशू है कि कोई स्टार्टअप करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं क्या कर रहे हो भाई, जॉब करो, अपना फ्यूचर सिक्योर करो। तो ये मसला आपको भी फेस करना पड़ा? समहाउ, बट जो मेरी कोर अपनी मतलब जो फैमिली है उनकी तरफ से नहीं, लेकिन कुछ करीबी लोगों की इस तरह की एडवाइस थी। बट मेरा तो पर्सनली बहुत ज़्यादा जो बिलीफ सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं तो किसी के एहतरामन भी बात सुन लेता हूँ, तो सुन के बस इधर कान से सुन के इधर निकाल देता हूँ। मुझे उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं एक्चुअली, लेकिन ये होता है बहरहाल, मतलब ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि मिडिल क्लास फैमिलीज का प्रॉब्लम है ये। लाइव स्टॉक से एकदम एनर्जी के सेक्टर में आना, ये आपको नहीं लगा ये बहुत बड़ा शिफ्ट ले रहा हूँ मैं? मुझे शिफ्ट अच्छे लगते हैं और मैं शिफ्ट एंजॉय करता हूँ, और स्टिल अभी भी कर लेता हूँ एज फॉर एडवेंचर। मेरी साइड लाइन्स में कुछ इस तरह के बिजनेसेस हैं जो हम यहाँ पे मतलब नहीं करना चाह रहे डिस्कस, बट अगर हम करें सो वी कैन। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा एक इनोवेशन बाय डिफ़ॉल्ट है। तो वो जो इनोवेशन होती है ना, आपको भी टिक के बैठने देती नहीं है। वो आप कहते हो चलो यार कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, और कुछ नया ट्राई में अगर वो हिट कर जाए और उससे कुछ पैसे बनना शुरू हो जाए, सो ऑब्वियसली आप उस साइड चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो शिफ्ट था ये भी इसी तरीके का था कि हमने एक इनोवेशन को ट्राई किया और उसने वर्क किया, उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट किया और ये शिफ्ट आ गया। अच्छा, और कौन कौन से मिसकंसेप्शंस हैं जो आपको लगता है लोगों के जहनों में हैं बिजनेस को लेकर या स्टार्टअप्स को लेकर? अच्छा, लोगों के जहनों में जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं स्टार्टअप को लेके, वो आई थिंक राइट कॉन्सेप्शंस हैं, वो मिस नहीं है। क्योंकि स्टार्टअप का इटसेल्फ अगर आप देखेंगे ना, इसके सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, और नेशनली नहीं इंटरनेशनली। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, हम उसकी डेप्थ में तो नहीं जाएंगे क्योंकि दैट्स ए सेपरेट पूरा एक टॉपिक है, पॉडकास्ट इस पे हो सकता है। लेकिन वो जो लोगों के कॉन्सेप्शंस हैं वो ठीक है, बट उससे जो एक ड्रॉबैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि लोग शायद रिस्क कम ले रहे हैं उन कॉन्सेप्शंस की वजह से। सो मतलब मैं इसको थोड़ा सा कैसे एक्सप्लेन करूँ कि काफ़ी ड्रॉबैक्स होते हैं। जस्ट लाइक मैं कहूँ कि यार स्पीड के नुकसानात हैं कि आप पैदल चल के जाएं और आप 100 की स्पीड में कार में जाएं। स्पीड का नुकसान तो है अपनी जगह पे, लेकिन बट वो आपको करना है। मतलब जिस तरह ज़माना चेंज हो रहा है, जो ज़रूरत बढ़ रही है, तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड द वर्ल्ड। तो जो स्टार्टअप रिलेटेड रिस्क है वो बट तो उसका आपको फायदा भी है। करना पड़ेगा। तो आपको चाहिए कि मतलब लोगों को उसकी प्रोबेबिलिटी को अच्छे से अज्यूम करें और स्टार्ट करें। अच्छा, और दूसरा जो मिसकॉन्सेप्शन स्टार्टअप का जो यंग लोगों की नज़र में होता है, वो शायद ये होता है कि बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे आने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टार्टअप इज़ अ वेरी स्लो गेम। कोई मुझसे पूछे कि दुनिया में या ज़िंदगी में करने के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है, तो मैं बोलूँगा स्टार्टअप। कोई 10 बार भी पूछेगा तो बोलूँगा स्टार्टअप, क्योंकि ये वाकई बहुत मुश्किल जर्नी होता है। एक तो होता है कि आपको फैमिली सेटल्ड बिजनेस मिल गया या आपको एक जॉब पोजीशन मिल गई और आपको मंथली सिक्योर्ड इनकम आ रही है, बट स्टार्टअप में कुछ सिक्योर नहीं होता, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है उसमें तो आप लोग मेजॉरिटी मतलब आप कुछ नया ही कर रहे होते हैं थोड़ा सा। तो नया का सीन होता है कि या तो वो हिट कर जाएगा और या फिर वो फ्लॉप कर जाएगा। तो वो जो फ्लॉप करने के बाद जो फिर शेक या जो झटका लगता है, उसको भी आपने एक बर्दाश्त करना होता है। और ज़्यादातर लोग आई थिंक इसी पॉइंट से पीछे हट जाते हैं। तो अगर वो कैपेबिलिटी हम डेवलप कर लें और हमारे पहले से माइंड में हो कि भाई हो सकता है कि पहले महीने में प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाए और हो सकता है कि 5वें साल भी ना हो, बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। लेकिन ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि अगर सब कुछ परफेक्ट है और 4 या 5 साल आपने कंसिस्टेंटली वर्क कर दिया, तो जो रिजल्ट आना है ना वो बहुत शानदार हो। बाकी तो फिर मतलब एक नसीब का भी सीन होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अल्लाह पाक भी किसी के एफर्ट ज़ाया नहीं करते। और मेरा ये बिलीफ है कि जब तक मतलब अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में, तो जब तक हम नसीब खुद बना रहे हैं। जब हमने अपना वाला सारा काम कर दिया, फिर हम बोल सकते हैं कि अब जो नसीब में होगा वो फिर देखेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते, बट एफर्ट्स हमारे हाथ में होते। सो दिस इज़ माई एंटायर बिलीफ। सही सही। अच्छा, एज ए स्टार्टअप फाउंडर कौन सा एक ऐसा लेसन है जो आपने अपनी ड्यूरिंग द जर्नी सीखा है? अगर मैं थोड़ा सा हार्ड उर्दू में समंदर को कूजे में बंद करूं, तो वो ये होगा कि बिलीफ सिस्टम जो होता है ना हमारा किसी स्टार्टअप को लेके या किसी कॉज को पर्पस को लेके, वो बहुत मैटर करता है। कि अगर आपको लगता है ना कि ये चीज़ होगी तो वो होती है, लेकिन वो जो आपको लगना होता है ना वो इतना
इंटेंसिफाइड होना चाहिए, आपको उस पे ईमान की हद तक यकीन होना चाहिए। मतलब आप एक बहुत नई प्रोडक्ट लॉन्च करें जिसका सारी दुनिया का फ़ज़ूल है, लेकिन आपको लगता है कि काम करेगी ना, सो आई एम डेफिनेट कि वो काम करेगी। मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा, अल्केमिस्ट, वो मैं हर जगह करता हूँ। उसमें ये है कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करें, चाहत करें, बल्कि इसका एक वो मैं आपको फ़न फैक्ट बताता हूँ। आपने ओम शांति मूवी देखी हो शाहरुख खान की, तो वो कहता है कि उसका जो कोर डायलॉग है कि मैंने तुम्हें इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की कि कायनात के हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। तो उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पूरी यूनिवर्स जो होती है उसको उसकी कॉज के करीब ले जाने में लग जाती है। तो यही मतलब मैंने तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली देखा है कि जब हम किसी चीज़ के दिलो जान से करीब मतलब पीछे पड़ जाते हैं ना, तो पूरी दुनिया, गवर्नमेंट, पूरा इकोसिस्टम, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो सारे आपको सपोर्ट करते हैं एंड यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, आपका आइडिया किक कर जाता है। इसकी मैं शॉर्ट सी एग्जांपल देता हूँ आपको। लास्ट ईयर जो है ना, एक पाकिस्तान में एक वो आया हुआ था ज़ीरो वेस्ट कंपटीशन, वो अनाउंस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। दैट वाज टू बी हेल्ड इन मोरक्को, और वो आईसैस्को करवा रहा था। जिस तरह यूनेस्को एक बॉडी है इंटरनेशनल, इस तरह आईसैस्को भी एक बॉडी है। मैंने लिंक्डइन पे प्रपोजल देखा कि वो ज़ीरो वेस्ट, मतलब मैंने कहा वेस्ट है, फिर डिटेल में गया तो वो फूड वेस्ट था सारा ना। और वो पूरा एक वो कह रहे थे कि यार आप किसी फूड वेस्ट आइटम से एक एडिबल आइटम बनाओ, मतलब प्योर केमिस्ट्री और प्योर बायोलॉजी, जिसका मेरे से दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा चलो यार इनोवेटिव प्रोजेक्ट करते हैं, और मैंने किया। मैंने उसको अप्लाई किया, भाई शॉर्ट लिस्ट हो गया। अब शॉर्ट लिस्ट हो गया तो उस पर प्रोजेक्ट पे काम करना था। अब मैं माई सेल्फ, मैंने तो कभी 9th क्लास में ही बायोलॉजी नहीं पढ़ा, मैं क्या करूँ। तो मैंने थोड़ा सा स्मार्ट ऑप्शन प्ले किया, 2 इंटर्नीज हायर किए, एक फार्मेसी बैकग्राउंड, एक फूड एंड न्यूट्रिशन बैकग्राउंड, उनको गाइड किया। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट वाली बात आ रही थी ना, वो वहाँ बहुत काम आई। मुझे ये पता था कि किस बंदे को क्या काम देना है, और उन लोगों ने वर्क किया, मैंने भी डेडिकेटेडली उनके साथ वर्क किया, और हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, और हमने एक फाइनली एक प्रोडक्ट बना लिया। वो प्रोडक्ट फिर ना सिर्फ पाकिस्तान से शॉर्टलिस्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शॉर्टलिस्ट करके हमें आगे फॉरवर्ड किया मोरक्को टू द हेड ऑफ आईसैस्को, और वहाँ पे 55 कंट्रीज़ थे, 55 इस्लामिक कंट्रीज़ के प्रपोजल आए हुए थे। उन 55 में से हमारा प्रोजेक्ट वाज अमंग टॉप 5, और उन्होंने मुझे फिर वहाँ इन्वाइट किया टू प्रेजेंट, और मैं उनके फर्स्ट जो अवार्ड कंपटीशन था उसका एलुमनाई था। ना कि ये सिर्फ हमारे लिए ऑनर की बात थी, बल्कि एज अ कंट्री पाकिस्तान के लिए बहुत ऑनर की बात थी। और इसमें मैं फन फैक्ट बताता हूँ कि जो बाकी 4 लोग थे वो सारे अबव 40 थे, और उन सबका बैकग्राउंड एकेडेमिया से था और रिसर्च से था, और मेरा बैकग्राउंड बिजनेस से था, और आई वाज 25। तो वो सारे बड़े हैरान थे कि यार आप कैसे आ गए। तो ये वो बिलीव था कि मुझे लगता था कि मैं कर जाऊंगा, तो मैंने किया। सो बिलीफ सिस्टम मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और फिर कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक नेचर का भी एक निज़ाम होता है। जब आप डेडिकेशन पुट करते हैं किसी चीज़ में तो उसका रिजल्ट आता है। सही सही, काफ़ी इंस्पायरिंग बाय द वे। आपका माशाल्लाह से मार्केटिंग बैकग्राउंड रहा है, तो उसको जहन में रखते हुए आपको क्या लगता है कि आजकल के जो स्टार्टअप्स हैं वो अपनी ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट में क्या लैक कर। आई थिंक जो उनको करना चाहिए, मुझे नहीं पता वो क्या लैक कर रहे हैं, एक्चुअली दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो हर किसी का एक अलग अलग सिनेरियो है। लेकिन इसमें जो बेसिक हम एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं ना, आप ये सोचें कि क्या अगर आप सामने वाली जगह पे होते, आप इसको इस प्राइस में परचेज करते। वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, पुट योर सेल्फ इन कस्टमर शू, तो अपने आप को उसके शू में पुट करके देखें कि यार ये घड़ी अगर मिसाल मैंने पहनी हुई जी, मैं 50,000 की सेल कर रहा हूँ, क्या अगर कोई मुझे 50,000 की सेल करेगा मैं लूँगा, या वो फिर जाके 50,000 में कोई रॉडो या फिर गुच्ची या कोई और अरमानी की वॉच खरीद लेगा। तो ये जब हमने एक परफेक्ट फिट क्रिएट कर लिया, सो फिर चीज़ें वो करना शुरू कर देंगी। लेकिन हम लोग एक हाइपोथिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। हमारे अंदर होता है कि हमारा ब्रांड शायद बहुत अच्छा हो गया है, 5-6 पोस्ट पे लाइक्स आ गए हैं, हमारे पूरे विजिटिंग कार्ड्स अच्छे लग रहे हैं और ब्रोशर्स आ गए हैं, तो अब एक ब्रांड क्रिएट हो गया। लेकिन वो ब्रांड एक्चुअली सिर्फ हमारे लिए होता है, वो लोगों के लिए नहीं होता। तो हमने जो उनकी पॉकेट से पैसे निकलवाने, वो अगेंस्ट सम ब्रांड कॉन्शियसनेस या ब्रांड आइडेंटिटी के अगेंस्ट निकलवाने। तो अगर वो उसके लिए इतना मैटर नहीं कर रही, तो ही विल नॉट पे, और व्हेन ही विल नॉट पे यू विल अल्टीमेटली स्टार्ट फेलिंग। अच्छा, आजकल के ज़माने में जहाँ डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया स्पेशली बूम पे है, सही है, कोई भी बिजनेस सोशल मीडिया प्रेजेंस के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करता लोगों की नज़र में। तो आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया है सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग आजकल किसी बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए और लोगों की नज़र में ब्रांड को क्रिएट करने के लिए? ये तो आपकी बात से मैं 100% एग्री करूँगा। इवन दो जो हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं बायो एनर्जी के, वो इतना ज़्यादा रिलेट भी नहीं कर रहे, बिकॉज हमारा इंडस्ट्रियल कस्टमर्स है ना, और हमारी वन टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, और फिर एक अगर वो डील डन हो जाती है तो फिर वो एक सिक्योर बिजनेस क्रिएट हो जाता है।
दैट गोज ईयर एंड ईयर, मतलब वो सालों साल चलता है। बट अगेन फिर भी हमें ड्यू टू द फैक्टर जो कि आप पूछना चाह रहे हैं, हमें अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब सारा मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर ऑब्वियसली जब भी किसी चीज़ की मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहेगा, सो आजकल हमारे लिए सबसे आसान क्या है कि आप जाके गूगल करें, फेसबुक करें, या मतलब एक सर्च टैब पे आप जाते हैं और उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो इवन मतलब हमारे कस्टमर्स का जो इन्फ्लो है वो सोशल मीडिया से नहीं होता, लेकिन हमें मैनेज करना पड़ रहा होता है। बट जो इसके अलावा स्पेसिफिक केस हमारा हो गया ना, तो जो डेली यूज FMCGs हैं, कोई कमोडिटीज़ हैं, उनके लिए तो लोग डेली की बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ डिसीजंस कायम कर रहे होते हैं। मिसाल मैंने कुछ खाना खाना है, तो मैं दिन में 3 बार सर्च करता हूँ कि आज मैं कहाँ जाऊँ, मेरे नियरेस्ट क्या है। तो उसके लिए अगर कोई एक स्टार्टअप है जो कि सोशल मीडिया को परफेक्टली यूज़ नहीं कर रहा, तो वो ऑब्वियसली वो मेरी नज़र में नहीं आएगा। तो ये तो मतलब 21st सेंचुरी की आई थिंक बेसिक नीड है कि आपको पर्सनली भी, आपके बिजनेस को भी, और आपके जो भी है उसको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट होना चाहिए। और इसके अलावा आपको SEOs पे और डिजिटल मार्केटिंग पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी हमारे पास किसी भी चीज़ की इंक्वायरी का सबसे आसान क्या होता है कि हम सफारी पे जाके, गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि फूड आइटम नियर मी, फास्ट फूड नियर मी, या इस तरह कुछ भी, कोई जो भी एक टारगेट वर्ड होता है। तो अगर आपने उन्हीं टारगेट वर्ड्स को सही समझते हुए अपनी SEO पे वर्क कर लिया, सो यू कैन हिट द सेल। और अगर आपने वो लूज़ कर दिया, सो ऑब्वियसली फिर आप सब कुछ लूज़ कर देंगे। अच्छा, कौन सी ऐसी अनकन्वेंशनल और क्रिएटिव मार्केट स्ट्रेटजी जो आपने अप्लाई करी हो अपने बिजनेस पे और इट वर्कड फॉर यू? इसमें मैं कहूँगा कि हमने जो सिनर्जीज होती हैं वो क्रिएट की, मतलब ऐसी सिनर्जी कि मतलब एक बंदा है उसकी एक्सेस यहाँ तक है और एक बंदा है उसकी एक्सेस यहाँ तक है, और हमने उन दोनों को लाके सेंटर पे कनेक्ट कर दिया। तो एक हमारी जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस थी वो बहुत उन्होंने रोल प्ले किया हमारी डेवलपमेंट में, और रेवेन्यू की जो बूस्ट हुआ इतना ज़्यादा। इसके अलावा जो हमारा आर्ट ऑफ पिचिंग था, आर्ट ऑफ पिचिंग हमारा बहुत ज़्यादा जगह पे मैटर करता है, जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, या जब आप एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, या जब आप अपना इवन प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आर्ट ऑफ पिचिंग इट सेल्फ एन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो हमने आर्ट ऑफ पिचिंग में हमेशा कस्टमर बेनिफिट को प्रेफर किया। जब हम प्रोडक्ट बेनिफिट को कर रहे थे ना, जैसे हमने शुरू के 6-8 महीने ना इन्वायरमेंट करके सेल किया, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता एनवायरनमेंट से। हाँ, जब हमने वही एनवायरनमेंट को कॉस्ट पे रख के किया कि भाई कॉस्ट सेव हो रहा है प्लस एनवायरनमेंट, तो ठीक है, उन्होंने कहा एनवायरनमेंट को देखते हैं, कॉस्ट बताओ कितना सेव हो रहा है। तो दैट वर्क। हालांकि उस वक्त भी हमारी यूनिट इकोनॉमिक्स वहीं की वहीं थी, हमारा प्रॉफिट भी वही था, सब कुछ वही था, इवन प्रोडक्ट के प्राइस भी सही थे, लेकिन हम उसको परफेक्टली पिच नहीं कर पा रहे थे। जब हमने उसकी परफेक्ट पिचिंग शुरू करी तो वी हिटेड द सेल्स। और वही प्रोडक्ट को लेके जब मैं मिसाल गया फॉर एनी ग्रैंड पर्पस या फॉर एनी स्टार्टअप कंपटीशन, तो फिर वहाँ मैंने प्राइस वाले कंपटीशन को, मतलब प्राइस वाले फैक्टर को इतना डोमिनेट नहीं किया। वहाँ पे मैंने उसके इम्पैक्ट को किया कि इससे हमारी कितनी रोज़गार जनरेट हो रहा है, कितनी एनर्जी मतलब सेव हो रही है, कितना पॉल्यूशन में रिडक्शन आ रहा है। तो वहाँ पे उस चीज़ ने हिट किया। हम जिस जगह पे बैठे हुए हम वहाँ पे अगर परफेक्टली उनके क्राइटेरियाज को समझ के पिच कर दें, सो वी कैन हिट द मार्केट। ठीक। शार्क टैंक पाकिस्तान में आपका भी रिसेंटली जाना हुआ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? शार्क टैंक का बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था, और वो भी बस हमारा जो मेरी एक इनोवेशन का सीन है उसी की एक कहानी है। मैं तो लम्स लाहौर में एक ट्रेनिंग में बैठा हुआ था, मुझे रात को कोई 1 बजे फ़ोन कॉल आता है। आई डोंट नो आपकी पॉलिसी के खिलाफ ना हो। NIC कराची के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं असफ़र साहब, उनकी तरफ से ग्रुप में मैसेज भी था कि आज लास्ट डे और आज आपने एनीहाउ अप्लाई करना है, इट्स अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी। हमें तो पता भी नहीं था, मैं काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक थका हुआ, और मैंने कहा, इन्होंने कहा तो कोई काम की चीज़ होगी। मैंने बड़ी मेहनत से बैठ के वो रात को 1-1.5 घंटे का फॉर्म फिल किया। सो जिस वक्त आई थिंक थाउजेंड्स में एप्लीकेशंस थी, और देन इट लेटर फाइनल सिलेक्शन में भी पहुंचा, और प्रोडक्शन भी हुई हमारे, और ऑन एयर भी हुआ, और उससे काफ़ी अच्छी व्यूज़ भी मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा फंडिंग कमिटमेंट भी मिला। तो ओवरऑल शार्क टैंक का पार्ट होना ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, और अपॉर्चुनिटी भी है, और फर्स्ट सीज़न का स्पेसिफिक। और उसके बाद जो हमें कमिटमेंट मिला, और जिनकी तरफ से मिला, जुनेद, ही इज़ मतलब प्योरली एनर्जी थिंक टैंक। मैं कहता हूँ वो अपने आप में पूरा एक इंस्टीट्यूशन है रिगार्डिंग एनर्जी। सो एंड वी होप कि इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और स्टिल अभी तक तो, क्योंकि एक्चुअल तो नहीं हुई ना हमारा वहाँ पे, एक्चुअली देखें सेट पे क्या हो रहा है, सेट पे मैं उनके कान खुश कर रहा हूँ, वो मेरे कान खुश कर रहे हैं। मैंने जो बताया उन्होंने मान के एक कमिटमेंट दे दिया, एक डमी चेक या एक की चेक इशू हो गया। अब उसके बाद ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस चलता है, दैट इज़ गोइंग ऑन। लेकिन इन अ मीन वाइल टाइम हमें जो मार्केटिंग मिली, जो इस प्रोडक्ट को मतलब मिला, कि मेरा एक्चुअली इस प्रोडक्ट को लेके बहुत ज़्यादा एक
फैसिनेशन है, मैं चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बढ़े और हम इस कॉन्सेप्ट के लिए मतलब नंबर ऑफ़ प्लेसेस पे हम विदाउट एनी स्पेसिफिक कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं कि चलो यार ये कॉन्सेप्ट प्रिवेल करें और लोग इसके हैबिचुअल हों, क्योंकि मार्केट डेवलपमेंट भी तो एक बहुत बड़ा फेज़ होता है ना। और इसमें जो एक होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे हमारे साथ एक फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज है कि हमारी मार्केट अवेयर ही नहीं इस चीज़ पे, तो हम तो आने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें शार्क टैंक ने बड़ा रोल प्ले किया। ऑब्वियसली 3-4 लाख लोग अब तक देख चुके हैं यूट्यूब पे, और जो ऑन एयर देखा उसका कोई नंबर नहीं है। फिर जो उनकी रील्स हैं और जो क्लिप्स हैं, तो इस प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा हो गया। इसके अलावा हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा हो गया। और अब जो है ना मतलब लोग जब भी सर्च करते हैं तो उनके जहन में रीन्यूएबल एनर्जी में पाक बायो एनर्जी का या पाक बायो एक शॉर्ट वो नाम उनके जहन में होता है। और इसके बाद हमें काफ़ी मज़ीद मल्टीनेशनल कंपनीज रीच आउट किया है, इंटरनेशनल लीड जनरेट हुई हैं। सो होपफुली कि मज़ीद भी इंशाल्लाह हमें शार्क टैंक का फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह। अच्छा, ये कौन कौन से मेजर चैलेंजेस आपको दिखते हैं पाकिस्तान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी में और बायोटेक में या बायो एनर्जी के अंदर? पाकिस्तान का इस वक्त सबसे एक तो मेजर मसला है ही एनर्जी। और इसमें अच्छा ये सारा में सिनेरियो में ऐसा कुछ भी नहीं कि हमारे पास एनर्जी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स भी हैं, रिन्यूएबल्स भी हैं, बट थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है, पॉलिसीज़ का फुकदान थोड़ी है सी बहुत सारी। तो वो तो हम खैर उस पे जाते नहीं एक्चुअली। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनता हूँ, मैं कभी नेगेटिव साइड जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मेरा बिलीफ है गवर्नमेंट ख़राब है, मुझे पता है, आपको पता है, आप 4 लोग और बुला लें उनको पता है। हम क्या मत तक बोलते हैं ना गवर्नमेंट ख़राब है, कुछ होना ही नहीं है, तो मैं उस पर बात ही नहीं करता कभी भी। मैं वो बात करता हूँ जो हम कर सकते हैं एक्चुअली। तो मैं हमेशा पॉलिसी से बात करता हूँ कि यार हाँ चलो अब जो हो गया सो हो गया। अगर गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे और गवर्नमेंट चीज़ों को वेल मैनेज करे, तो पाकिस्तान में इस वक्त मोर देन 120 मिलियन मेट्रिक टन्स बायो वेस्ट अवेलेबल है पर एनम, जिससे मैं बता नहीं सकता कितने लैख या कितने मिलियन ऑफ क्यूबिक फीट आप गैस जनरेट कर सकते हैं और कितने करोड़ मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं अगर हम इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर दें। हम चाह रहे हैं कि हम इसमें कोई 1% भी अगर इसका यूटिलाइज करके उसको कन्वर्ट कर दें, तो दैट कैन ब्रिंग अ मेजर शिफ्ट इन मार्केट। और जो एनर्जी का मसला पाकिस्तान में वो हल हो जाएगा। एक्चुअली एनर्जी की वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि पाकिस्तान की आउटपुट कम हो रहा है और इनपुट बढ़ रहा है। हमारे मुल्क का एक मेजर मसला क्या है, देखें, ट्रेड इम्बैलेंस। हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इम्पोर्ट्स ज़्यादा है, और हमारी इम्पोर्ट में जो मेजर पार्ट है वो एनर्जी का है। हम ज़्यादातर एनर्जी इम्पोर्ट करते हैं, और जो हमारी लोकल एनर्जी है जस्ट लाइक गैस है, उसको हम इतने सस्ते दामों फ़रोख्त करते हैं कि हमने पिछले 20-30 साल उसको सस्ता बेच के ज़ाया किया। अगर हम उसको एटलीस्ट इंटरनेशनल प्राइस लेवल पे सेल करते तो आवाम उसकी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करती। लेकिन हमारे पास गैस का जो कि बहुत बड़ा रिजर्व था उसका बहुत मिस यूज़ हुआ है या अंडर प्राइस यूज़ हुआ है। सो बायो एनर्जी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस वक्त मैं आपको थियोरेटिकली प्रूव कर सकता हूँ या बता सकता हूँ कि यूएसए में मोर देन 1 मिलियन हाउस होल्ड्स आर यूजिंग बायोमास पैलेट्स। इस प्रोडक्ट को वो लोग यूज़ कर रहे हैं अपने चिमनीज़ में, फायर इंसर्ट्स में, और इनके अलावा इनके कंबाइंड हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स होते हैं वहाँ पर। इसका यूज़ बढ़ गया है। डेनमार्क और एस्टोनिया 2 कंट्रीज हैं जिनकी आई गेस कोई 15 to 20% जो एनर्जी है वो बायो एनर्जी पे वो लोग शिफ्ट कर चुके हैं। आप हमारे नेबर में चले जाएँ, ज़्यादा दूर ना जाए, इंडिया में इस वक्त पंजाब प्रोविंस है, वहाँ पर बहुत बड़ी कंपनीज है जो कि बायो एनर्जी से बिजली जनरेट कर रहे हैं, और उन्होंने एज अ गवर्नमेंट इसको अपनी पॉलिसी में इंडोर्स करा दिया है कि जो भी कोल फायर्ड प्लांट्स हैं थर्मल वाले हीटिंग के, उनको कम से कम 5% प्रोसेस बायोमास यूज़ करना है। तो मतलब इंडिया एज अ गवर्नमेंट इस चीज़ को मतलब वो इंडोर्स करवा रहा है। सो आपको पता है कि डेमोग्राफिकली इंडिया और पाकिस्तान की चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, हम लोग पहले थे भी साथ। तो जब वो लोग इससे बेनिफिट कर रहे हैं सो हम भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं, और उससे मतलब ना सिर्फ एक वैल्यू ऐड होगी हमारी इकोनॉमी में, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, और स्पेशली फ्रॉम रूरल साइड, उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होगा। क्योंकि इसका देखें, इसका पूरा एक मॉडल है, पहले ये सप्लायर है, फिर हमारे वेस्ट कलेक्टर्स हैं, फिर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ हैं, फिर सेलर्स हैं, फिर रीसेलर्स हैं। ये पूरे मतलब 5 फैक्टर थे जिनके लिए एक डिसेंट इनकम अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है। प्लस अब जिस बिज़नेस में जाके ये इंटीग्रेट हो रहा है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहा है। मतलब एक फैक्ट्री है जिसका इस वक्त 10 मिलियन का बिल है और वो बड़ा सर्वाइव कर रही है मार्जिन में, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही, चाइनीज़ कॉम्पिटिटर आके उसको बीट कर रहा है प्राइस में। उसने जब ये बायो एनर्जी अडॉप्ट की उसको 50% की सेविंग आ गई। अब वो इंटरनेशनली भी और लोकली भी कॉस्ट वाली मार्केट में बहुत अच्छा कॉम्पीट कर सकता है
और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। तो मतलब इसका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत वास्ट बेनिफिट हो सकता है, ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, बल्कि वो सारे इंडिविजुअल जो इस सप्लाई चेन से कनेक्ट होते हैं। अच्छा, आपका स्टार्टअप जर्नी माशाल्लाह से इतना लंबा हो चुका है, अब कौन सा ऐसा मोमेंट रहा जो आपको लगता है सबसे हार्डेस्ट था? वो वक्त जब मेरे ऊपर आया था तो मैंने सोचा था कि नहीं भाई, मुझसे नहीं। हार्डेस्ट टाइम ज़रूर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि जब मुझे लगा हो कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। और मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी 3 लोगों की टीम है जिनके ऊपर ये पूरी कंपनी खड़ी हुई है, और वो 3 में से 2 भी चले जाए ना, तो लिटरली मुझे 1 मिनट से ज़्यादा पछतावा नहीं होगा। मेरा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है, क्योंकि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, ये नहीं होगा कोई और होगा, और इवन मैं भी नहीं होगा तो मेरी जगह भी कोई और होगा। बट जो चीज़ होनी है वो होनी है, मेरा बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन एज अ स्टार्टअप फाउंडर अक्सर होता है कि चीज़ें इतनी स्टक हो जाती हैं कि बाकी सारे लोग वो एनर्जी पुट नहीं करते जो एक फाउंडर कर रहा होता है। मतलब कोई टाइम का बैरियर आ गया, कोई फाइनेंस का बैरियर आ गया, कोई मॉरल क्राइसिस आ गया। एक कस्टमर ऐसा होता है जिसके पास कोई बात करने को तैयार नहीं होता कि यार ये तो इतनी बदतमीज़ी से बात करता है कि इससे करेंगे तो अपनी बेइज्जती कराना है। लेकिन एज अ फाउंडर, क्योंकि आपको आपके स्टार्टअप का बेनिफिट आपको वहाँ बात करनी पड़ती है, काफ़ी अलग सारे सोर्सेज के पैसे आपके पास अगर पड़े होते हैं और आपको स्टार्टअप में ज़रूरत पड़ती है, आप कहते हो अरे मेरा तो बनता भी नहीं है, मेरा शेयर भी नहीं है, लेकिन मैं क्यों दूँ। लेकिन आप बगैर सोचे समझे उसको पुट कर रहे होते हो, क्योंकि आपके पीछे आपको एक फैसिनेशन होती है उस आइडिया से कि यार ये चलेगा और सब कुछ चलेगा, यार ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो एज अ फाउंडर इस तरह के बहुत सारे आते हैं, मतलब मॉरली, फाइनेंशियली, और अक्सर कोई बैरियर होते हैं, कहीं जाना है बहुत दूर, कोई कन्वेंस नहीं है, आपको बाइक पे भी जाना है, आपको लोकल भी जाना है, लेकिन जाना है। सो इस तरह के बैरियर होते हैं, हार्ड टाइम्स आते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जर्नी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया कि मुझे लगा हो कि मैं नहीं कर सकता। सही, सही, सही। बट ऐसा कोई मौका आया है जो आपको ऐसे याद आता हो कि वो बहुत शदीद टेंशन का माहौल था, या ऐसा था कि मुझे लगता था कि नाउ आई एम हिटिंग द बॉटम? हाँ, ऐसा होता है अक्सर। फाइनेंशियली इस तरह हो जाता है कि आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा होता और आगे इतनी बड़ी लायबिलिटी भी खड़ी होती है। लेकिन चूँकि मेरा बिलीफ सिस्टम अगेन मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ऑडियंस भी हमारे बोर हो जाएँगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा है ना, मुझे तो ये लगता है कि ये आपको एक शायद जुमला भी याद होगा कि महमूद ने अपने अयाज़ जो उसका ख़ास वज़ीर था उससे हुँ। पूछा था कि मुझे ऐसा जुमला बताओ कि मैं जब खुश हूँ तो मैं परेशान हो जाऊँ, और जब मैं परेशान हूँ तो मैं खुश हो जाऊँ। तो वो कहता है कि ये जुमला है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो ये जुमला मुझे हमेशा याद होता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वो आपको मोटिवेशन देता है, और आपको पता होता है कि आपकी कहानी स्ट्रांग हो रही होती है। और हम वैसे भी सारी कहानियाँ सुन रहे होते हैं ना कि वो उसके पास रक्षा के पैसे नहीं थे और वो स्टेशन में बैठ के पढ़ता था। तो मुझे भी थोड़ा सा वाला फील आता है कि शायद ये मेरी भी वो वाली कहानी डेवलप हो रही है, जिसको हम आगे जाके एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले भी हमें मौका मिला और स्टार्टअप ओनर्स के साथ बैठने का, जो शार्क टैंक पाकिस्तान के अंदर गए थे। तो उस सब की ऑलमोस्ट मुझे एक शिकायत सुनने को मिली कि फंडिंग अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। तो आपको भी ये शिकायत है, या आपके फंड्स रिलीज़ हो गए? नहीं, शिकायत नहीं है, इट्स अ फैक्ट। और अभी तक हमारा भी नहीं हुआ है और ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस चल रहा है। अब आई डोंट नो इसमें क्या रीज़न है कि थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप भी अगर किसी को शायद 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट देते हैं तो आप उसकी कितनी ज़्यादा स्क्रूटनी करते हैं। तो यहाँ पे तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ लैख, मतलब मिलियंस के और इवन बिलियंस भी इन्वॉल्व हैं। सो मे बी कुछ सिस्टमेटिक हो ग्लिच, या क्यों टाइम लग रहा है, मैं इसके ऊपर कमेंट कर नहीं सकता। अच्छा, एज़ अ बिज़नेस लीडर जब भी कोई सेटबैक होता है या फेलियर होता है, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? मैं किसी सेटबैक को इस तरह हैंडल करता हूँ कि मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि अगर ये हिट कर जाता तो मुझे क्या फ़ायदा होता। तो वो बहुत बड़ा फ़ायदा, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हम दोबारा से तैयारी करना शुरू करते हैं कि चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। क्योंकि जो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस होता है ना, वो रिजल्ट के बाद होता है। और आपको पता है कि रिजल्ट अगर नहीं आया तो यकीनन कोई ना कोई गलती हमारे पास से थी। जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, एक्चुअली वो हमेशा दूसरों को बिलीव करते हैं कि यार मेरिट नहीं मिला, ये लोग अच्छे नहीं है, मेरी को सुनता नहीं है। लेकिन जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को ब्लेम करते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं तो हमेशा अपने आप को ब्लेम कर दूँगा, नहीं यार ये चीज़ सही थी, सारे ठीक थे, मैं गलत था। क्योंकि यही अप्रोच होती है आई थिंक जो हमें बेटरमेंट की तरफ लेके जाती है। तो मुझे कभी भी कोई सेटबैक इतना ज़्यादा होता है तो मैं उसको कर लेता हूँ। मतलब ऑब्वियसली देखें, सारे इंसान हैं, तो कोई 1 घंटा 2 घंटा या 1 या 2 दिन के लिए तो होता है। तो उसका बेहतर है कि आप उस चीज़ को क्विट कर दें, आप किसी और मोड में चले जाएँ, कोई और हॉबी अडॉप्ट कर लें, किसी टूर पे चले जाएँ, और उसके बाद चीज़ें सेटल हो जाती हैं। हुँ। अगर आपका लॉन्ग टर्म विज़न बड़ा होता है ना, तो फिर आप छोटी-छोटी चीज़ों से सेटबैक नहीं लेते। अच्छा, अगर आपको मौका मिले अपने करियर के शुरू में जाने का और कोई एक चीज़ आप मुख्तलिफ कर सकें, तो क्या करेंगे? मैं मादी में जाके अगर बदल सकता तो मैं यही बिज़नेस करता। बट मैं एक आइडियल कंडीशन एक्सपेक्ट करता कि मेरे पास बहुत ज़्यादा फंड्स होते, तो मेरे जो 2 साल लगे या 3 साल लगे इस जर्नी में, वो नहीं लगते, मैं बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करता। तो मैं अगेन फिर भी यही बिज़नेस करता, क्योंकि
आई एम रियली एंजॉयिंग इट। ठीक है। अच्छा, आपके आज तक के सफ़र के अंदर कौन सा ऐसा इंसान है जिसको अपना सबसे बड़ा मेंटर दिखता है? आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। हम्म। क्योंकि उन्हीं का टाइम था, मतलब उनका गवर्नमेंट था जिस वक्त मैंने ग्रेजुएशन किया, और जो उनकी इस गवर्नमेंट पे एक स्कीम लॉन्च हुई, मैंने उसको अपना FYP क्रिएट किया। मैंने कहा जब गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है तो इट कैन बी FYP, और उसने हिट किया। उसने हमें एक ऑक्सफैम की फंडिंग दिलवाई, हमें मतलब UN रिलेटेड काफ़ी फंडिंग्स मिली, मतलब वो मॉडल बहुत अच्छा था। हमने उसको मज़ीद रिफ़ाइन किया। इसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा हिट करती है कि मतलब जिस तरह उस शख्स ने मतलब स्पोर्ट्स करियर में, फिलैंथ्रोपी वाले करियर में, पॉलिटिकल करियर में जो एक टारगेट लिया है ना, उसको अचीव किया है। और मतलब ये जो बिलीफ सिस्टम है, मुझे उनकी मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा मिला है कि जो चीज़ मैंने सोच ली कि ये बनेगी तो मैं बनूँ, ये होगा। उसके बाद आपने फिर किसी लेस स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल है, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि नहीं करो, नहीं होगा, नहीं होगा। तो वो चाहते भाई जितने फंड से एक छोटी डिस्पेंसरी बना देते, वो भी चलती। लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये नमल मतलब शौकत खाना बनेगा तो बनेगा, नमल पाकिस्तान में बनेगा तो बनेगा, पाकिस्तान में ब्रेड फ्रूट की डिग्री लोगों को दी जाएगी तो वो दी गई। तो ये एक बिलीफ सिस्टम होता है। फिर हमारा जो एक मतलब एक पॉलिटिकल बात है कि 2 डायनेस्टीज पॉलिटिक्स थी, उन्होंने कहा मैं ब्रेक करूँगा तो उन्होंने किया। सो मतलब ये बहुत सारी चीज़ होती हैं कि जो आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ देती हैं, और एक बंदे का जर्नी होता है। तो मेरे लिए वो बहुत इंस्पायरिंग है, उनका जर्नी भी। और ऑब्वियसली जो मेरा जो बूम पॉइंट था वो भी वो आइडिया था जो उनकी गवर्नमेंट पे आया। सो आई कैन से कि ही इज़ माई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेंटोर। अगर 1 मिनट के लिए आप सोचें कि आपके पास अनलिमिटेड फंडिंग है, तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप आज करना चाहेंगे? इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, मतलब बट आई कैन गो फॉर द आई विल गो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आई हैव मतलब मल्टीपल थिंग्स जिनके मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरी इंटेंशन ये होगी कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कंट्री के लिए एक कमोडिटी प्रोडक्ट होगी जो कंट्री के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगी। हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो कम होगा, क्योंकि मुझे बीइंग इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हमेशा से अनएम्प्लॉयमेंट और ट्रेड इम्बैलेंस इसका बहुत बड़ा मसला रहा है। और इसी चीज़ ने मुझे एक कमोडिटीज़ वाले बिजनेस में और प्रोडक्शन वाले बिजनेस में एंटर किया कि हम किसी तरह इकोनॉमी में GDP में कंट्रीब्यूट करें। तो मेरे पास जितने ज़्यादा भी फंड्स होंगे ना, सो आई विल प्रेफर टू गो इन द प्रोडक्शन बिजनेस। मैं कभी भी ईजी मनी को नहीं चाहूँगा कि भाई मैं ट्रेड करूँ, वैसे पैसे है। मैं बोलूँगा वो पैसे ज़्यादा मेहनत करके आ जाएँ, लेकिन उससे बहुत एक ज़्यादा चेन ऑफ पीपल्स का फ़ायदा हो जाए। सो आई कैन गो फॉर प्रोडक्शन बिजनेस अगर मेरे बहुत सारे फंड्स मजीद भी हो। अच्छा, कौन सी ऐसी बुक, मेंटर, पॉडकास्ट जो आप चाहेंगे कि हर एंटरप्रेन्योर जो भी इस फील्ड के अंदर कदम रख रहा है वो ज़रूर पढ़े या सुने? मेंटोर मैंने आपको बताया है, यू कैन लिसन फॉर इमरान खान, नॉट फॉर पॉलिटिकल साइड बट फॉर योर जर्नल मोटिवेशन एंड बिलीफ सिस्टम। जो ऑनेस्टी, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये वाले जो फैक्टर्स हैं ना, वो आपको वहाँ से मिल सकते हैं। बुक मैंने किया था कि अल्केमिस्ट एक वो बुक है जो कि आपको बिलीफ सिस्टम जो होता है ना इंटरनल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। अब वो मैटर नहीं करता कि आप AI से हैं, IT से हैं, मेडिकल से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, या किसी भी सेक्टर से हैं, बिलीफ सिस्टम हर जगह एक रोल प्ले करता है। और उसमें वो जो एक बच्चे की कहानी बताई गई है, वो किस तरह मतलब एक प्लान करता है और उसका प्लान किस तरह अचीव होता है, और पूरी यूनिवर्स और यूनिवर्सल फोर्सेस उसको वो प्लान अचीव करने में किस तरह हेल्प आउट करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो छोटी सी बुक है, बहुत हार्डली कोई 70-80 पेजेस की होगी, वो कैन बी अ लाइफ चेंजर फॉर यू। बाकी इसके अलावा तो एक और बुक्स है 100 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल्स ऑफ वर्ल्ड, जो कि जिसमें प्रॉफिट को उन्होंने फर्स्ट पे रखा है। तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। वो सेकेंडरी, अल्केमिस्ट प्राइमरी है। उसका एक मैं सेंट्रली आप बताता हूँ कि मैंने 100 में से आई थिंक वो 99 या 98 पीपल्स की जो एक बात देखी है, मुझे रैंडमली याद है, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। वो सारे 100 के 100 जो दुनिया के कामयाब तरीन लोग थे ना, वो अर्ली मॉर्निंग उठने वाले थे, और दूसरा उन्होंने माइग्रेशन किया, उन्होंने हिजरत की। तो ये 2 फैक्टर्स जो है ना, ये मैंने किए थे, तो मैंने कहा शेयर भी कर दूं। तो ये 2 बुक्स हैं जो आप कर सकते हैं। और पॉडकास्ट में कोई स्पेसिफिक सजेस्ट नहीं कर सकता, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप उनको जहाँ भी मिले, मतलब प्रैंक्स और मीम से हट के आप जो भी नॉलेज वाले हैं आप वो करें, तो सारे ही बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपके पूरे जर्नी के अंदर कोई एक ऐसी बिजनेस एडवाइस जो आपको जहन में आती हो कि अगर ये एडवाइस मुझे टाइम पे ना मिलती तो शायद मैं आज यहाँ ना होता? वो मेरे एक मैनेजर थे, उन्होंने कही थी, उन्होंने बताया था कि देखें मोहसिन, मैं कोविड से पहले जो ना आई थिंक कोई 3 या 4 लाख रुपए ले रहा था, और कोविड के बाद जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कम हो गई है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है, मेरी जॉब गई, तो मैं 50-60 हज़ार की सैलरी पे आ गया। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा काम करो, ऐसा बिजनेस। और दूसरा ये भी है कि एक तो मैं सैलरी कम आ गया, लेकिन पहले भी मैं वही 9 to 5 कर रहा था, अब भी मैं वही 9 to 5 कर रहा हूँ, और जब मेरी ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, आई विल बी ज़ीरो।
तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप कुछ भी करो ज़िंदगी में, बस ऐसा कुछ करो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम ये होती है कि मतलब एक तो मेरी 9 टू 5 वाली मॉर्निंग ख़त्म हो, दूसरा है कि मैं किसी एक बिज़नेस पे भी रिलाय ना करूँ कि अगर ये बिज़नेस मेरा बंद हो जाए, मतलब मेरा पार्क बंद हो जाएगा, तो मैं फिर ज़ीरो, कि मेरे पास कोई पैसे नहीं आ रहे। तो ज़िंदगी का उसने मतलब मुझे उन्होंने मुझे बताया था कि आप एक मॉडल ऐसा जनरेट कर लें कि आपकी मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स आ जाएँ। आप काम करें ना करें, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो ना हो, लेकिन आप कोई मैकेनिज़्म, कोई फंडा इस तरह क्रिएट कर दें कि आपके पास पैसे आ रहे हो। तो ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट था ना, इसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी कि और अब हम उसको एक ट्रैक पे एक चल पड़ें, वर्क कर रहे हैं कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करें, और ना सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए बल्कि बिज़नेस में भी मेरा ये होता है। और मतलब इनोवेटिव बिज़नेस मॉडल बनाना भी मेरी एक अच्छी हॉबी है, और इसके ऊपर भी मल्टीपल रिकॉग्निशन मुझे मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, नेशनली इंटरनेशनली। तो मैं बिज़नेस मॉडल में क्या करता हूँ कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स को टारगेट करता हूँ कि हमें कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं और कहाँ कहाँ से मतलब हम सेविंग्स कर सकते हैं, ताकि एक जगह से अगर कोई रुकता भी है हमारा रेवेन्यू है ना, तो एटलीस्ट दूसरी जगह जो है वो उसको सर्वाइव करने के काबिल बनाए। सही सही। अच्छा, मुझे तो माशाल्लाह से आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप माई ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आज आपके टाइम का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ज़रूर ज़रूर, और ऑडियंस भी आपको जो भी सुन रहे हैं आपके रेफरेंस से, वो जब भी कोई पर्सनली इनको एडवाइस चाहिए हो, दे कैन रीच मी आउट ऑन एनी प्लेटफॉर्म, सो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, और मतलब फॉर योर ऑडियंस इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।